आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में स्वागत करता हूँ। आज तारीख है 30 जनवरी और ये दिन किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हम लोग जानते हैं कि द मोस्ट रिनॉन्ड एंड द ग्रेट, आई विल नॉट से फ्रीडम फाइटर बट अ फिलोसोफर, ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, क्योंकि वो सिर्फ फाइट बहुत ही अलग लेवल तरीके से थी, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इसको सराहना मिली और लोग आज तक उन्हें इस चीज़ के लिए, इस रिवॉल्यूशन के लिए सैल्यूट करते हैं और नमस्कार करते हैं। और जैसा कि इतने इंट्रोडक्शन के बाद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारे देश के बापू की, फादर ऑफ नेशन, और ना जाने कितने नामों से उनको बुलाया जाता है। और जो भी हो, उनके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, लेकिन एक बात तो है, एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आता है कि गांधी जी से बहुत जुड़ी हुई स्टेटमेंट, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर। इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ख़ास करके हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम हो या सोसाइटी हो या हम बात करें इकोनॉमी हो, तो गांधी जी ने अपने थ्योरी से, अपने आइडियाज़ से हर तरफ कुछ ना कुछ बदला। जब हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो गांधी जी ने सबसे बड़ा सपोर्ट उसको दिया। जब हम बात करते हैं कि देश को किस तरीके से जोड़ा जाए, तो उन्होंने अपने नॉन वायलेंट तरीके से जोड़ने का काम किया। एक लौते ऐसे आदमी जो ग्राउंड पे बुद्धा की फ़िलॉसफी को लाए, जो इंसान अफोर्ड कर सकता था, मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन उसने अफ्रीका में लेकर के आई और इतने अच्छे घर से था वो, और वो अफोर्ड कर सकता था बहुत ही बढ़िया और पॉलिश्ड कपड़े। वो इंसान जब उसको एक चीज़ें रियलाइजेशन हुआ तो इतने सालों तक सिर्फ एक धोती में रह गया। बताओ उसको क्या ज़रूरत है। हाँ, आज हम सिर्फ इससे ही उस इंसान की मेंटालिटी का वो कर लीजिए। आज हम कहते हैं कि गांधी जी के कई एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किया। अरे तो वो सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इफ़ आई एम एबल टू स्पीक एनीथिंग इस तरीके से, इतना फ्लॉलेसली, इतने फ्रीडम के साथ, तो इट्स ऑल पॉसिबल। और सबसे खास आज मैं उनके किताब का मेंशन करना चाहूँगा, जो मैंने खुद पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन क्लास 12th में हमारी इंग्लिश की एक पूरी चैप्टर थी उसमें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में एक डिफरेंस होता है कि बायोग्राफी किसी और के द्वारा किसी पर्सनैलिटी पे लिखी जाती है, बिल्कुल। ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है अपने द्वारा, अपनी सच्चाइयों को। मोस्टली लोग, मैं मानता हूँ कि कहेंगे कि ये सच्चाई नहीं है या नहीं, लेकिन इतना है कि जिस तरीके से क्रिटिकल होकर उन्होंने खुद को देखा उस किताब में लिखा, वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैम ने मेंशन किया, उन एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है कि आई डिड दिस बिकॉज ऑफ दिस, और वो चेक करना चाहते हैं खुद को, तो ये बहुत ही है। एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है सर, लेकिन आज मतलब एक स्टेटमेंट बड़े ही अच्छे इंसान के द्वारा आई थी और मैंने इस चीज़ को काफ़ी अपने अंदर छाप लिया कि आप आज गांधी के देश में, गांधी को इस देश में रह कर के गाली इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये गांधी का देश है। वो ऐसे इंसान की, वो हम बस कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मार दिया, लाओ दूसरा गाल आगे कर दी, बस हम कह पाते हैं। अगर बेसिकली आप अपने आप को इस टर्म में अगर कभी भी इमेजिन करोगे तो आप ये कभी कर ही नहीं सकते। आम इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं। गांधी जी की एक छोटी सी स्टोरी है। गांधी जी अफ्रीका में थे, उस दौरान वो ये मतलब ट्रेन वाली तो सभी लोग जानते हैं, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि भेदभाव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि अफ्रीका और बहुत सारे अलग अलग नेशन में हैं, अलग अलग तरीके से। तो जब वो जान गए ये चीज़ें, तो फिर उनके अंदर जो डर के बावजूद वो एक अलग सी स्पिरिट आ गई। फिर वो जब सड़क पे चल रहे थे, तो सड़क पे चलते टाइम उनके कुछ गोरो लोग जो वहाँ के वाइट पीपल्स हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन लोगों ने उन्हें धमकाया कि जितने तेरे पैसे हैं आपके पास, वो मुझे हम दे दो, नहीं तो आई विल किल यू एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें कही। तो गांधी जी ने फिर वही बुद्धा के फिलॉसफी अपनाई कि जब बुद्धा ने अंगुलीमाल डाकू से आमना सामना हुआ, तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ काट लूँगा, तो बुद्धा ने हाथ आगे कर दिए। सेम चीज़ें वहाँ हुई। गांधी जी अपने रास्ते से नहीं हटे और उन वाइट पीपल ने कहा कि ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, ये गोरो लोग का एरिया है, यहाँ से हम जाते हैं, तो तुम फुटपाथ से उतर के रोड से जाओ। लेकिन उन्होंने फिर वहीं से गया। तो वो उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़, और फिर वहाँ उनके इस इंसिडेंट के कारण उनको मार भी पड़ी और अफ्रीका में भी वो जेल गए। तो
ये स्टोरी ये दिखाती है कि वो फिर आदमी अफ्रीका में जेल गए और फिर उसी अफ्रीका का एक ब्लैक प्रेसिडेंट, हाँ। नाम जानते हैं उनका, ब्राक वो ओबामा। नहीं सॉरी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। उन्होंने गांधी जी को मेंशन किया था, उन्होंने उनकी थ्योरीज को अपनाया था उसी अफ्रीका कंट्री में जहाँ पे कभी गांधी जी रेसिज्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और प्रिजन में गए, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर वो वहाँ रह जाते तो वो अफ्रीका नेशन के बहुत बड़े, आज भी ना सिर्फ भारत में बल्कि कई 100 देशों में, मोर देन या अब अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ में उनकी मूर्ति है अलग अलग, जैसे लंदन और ऐसे इंपॉर्टेंट चौराहे पे, ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स पे, जहाँ अपने आप में रिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है, खुद हस्ती हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ ने उनको वैल्यू दिया और आज भी वो याद करते हैं। और आज भी जब कोई इंडिया में आता है, कोई अच्छे प्रेसिडेंट आते हैं तो उन्हें पहले राजघाट लेके जाया और एक जाता है। और वो statement- हम गांधी जी के लिए कितना कुछ पॉलिटिकली ऐसे कुछ कह देते हैं, लेकिन जब कोई भी बाहर का प्रेसिडेंट आता है तो हम उसे राजघाट लेकर के जाते हैं। वो खुद जाना चाहता है, और हमने ये चीज़, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी बात में एक बहुत अपने आप में स्पेशल बात है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, who didn't know कि आप किसको रिस्पेक्ट किस तरीके से, उनका रिस्पेक्ट करने का तरीका बड़ा अलग है, लेकिन वो राजघाट पर जब गए तो उन्होंने अपने शूज़ उतारे, फिर उसके बाद उनके पास गए। तो ये लेवल है गांधी जी का, मतलब आप उन्हें, मतलब बेसिकली यही बात है, एक कहते हैं आइडियलिस्ट बातें होती हैं, लेकिन एक सीधी बात प्रैक्टिकल हम यही कहना चाहेंगे, हाँ फ्लॉज थे उनमें, उनके काफ़ी सारी चीज़ें अलग थी जो उन्हें भिन्न बनाती। इतने लेवल के हम है ही नहीं कि नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि फ्लॉज है, हम यहाँ लेकिन हम कहना नजरिया, पड़ेगा, हम नजरिया एक एक्सेप्ट नजरिया, कर रहे हैं हाँ, हम, एक लेकिन नजरिया सबसे बड़ी बात ये है कि वो व्यक्ति मायने रखता है। और अगर हम जब भी पलट के पीछे देखते हैं कि 1947 में आज़ाद हम हुए, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनका था। और ना सिर्फ आज़ादी में, बल्कि आज भी हमारे संविधान के अलग अलग कितने सारे कानून हैं जो उनके कारण प्रभावित हुए। उन्होंने ही देश को टूटने से बचाया। जो इंसान 26 हाँ। जनवरी को और 15 ऑफ अगस्त को जब इतना बड़ा हमारे देश में पर्व मनाया जा रहा था, वहाँ पे थे ही नहीं, और इतना कुछ करने के बाद तो ज़रा सोचिए। और उन्होंने सीधा सिंप्लिसिटी सीधा सीधा ना कह दिया कि हम किसी प्रकार का पॉलिटिकल पद नहीं लेना चाहेंगे। और उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस का सिर्फ गठन ही हुआ था कि देश को आज़ाद कराया जाए, अब कांग्रेस का विघटन हो जाना चाहिए। और ये बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी अच्छी नहीं लगी, जो कि अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनको एक ऐसा बच्चा कहना चाहूँगा, एक ऐसा क्यूरियस आदमी कहना चाहूँगा जो कि अपने आप में एक्सेप्ट करता है कि हम ह्यूमन हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं। वो कभी अपने आप को ऐसा आइडियलिस्ट नहीं माने। लास्ट के उनके जो 2 पल थे जो उनसे आवाज़ निकली, वो राम राम कह के निकली। तो वो रिलीजियस नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो राम का परसेप्शन लिया गया वो अलग था। और हम लास्ट स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट नहीं गए तो शायद आज ये 30 जनवरी अधूरा रह जाएगा कि एक महान आदमी के द्वारा कहा गया था गांधी जी के संदर्भ में कि आने वाले समय हमारे जैसे जनरेशन जो जेन ज़ी हैं, जिन्होंने मतलब सिर्फ किताबों में उन्हें पढ़ा या देखा समझा, वो कभी विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि गांधी जैसा व्यक्ति, गांधी जैसे आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति कभी भी इस धरती पे चला था और उसकी हाथ में लाठी होने के बावजूद कभी उस लाठी का उपयोग नहीं किया। और एक और चीज़ हम इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे सर, कि एक ऐसा इंसान कि इस लेवल का, वो इस तरीके से काम करके चला गया कि आज तक हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और हम जो इंसान है कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कमियां हैं और हमें कुछ पता भी नहीं है, कुछ पता भी है, तो इसलिए हम भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन इस चीज़ से हम उनको बिल्कुल भी एक अलग स्टेटमेंट नहीं देते। और जो वो लोग करके चले गए वो हम करने की सोच, और हम यही चाहेंगे कि जैसा कि हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सहयोग संवाद का और सहयोग समाचार का एक फोकस है, और आने वाले समय में भी हम यही चाहेंगे कि हर एक चीज़ों पे हम डिस्कशन करें, गांधी जी के आइडियाज़ को बोलें, जो गलती है वो उसको माने, जो सही है उसको अपनाएं। बहुत ही घरेलू लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो इंसान अपने लिए जीता है, अपने घर वालों के लिए जीता है, वो भी एक अच्छा इंसान है। आप उसे स्वार्थी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने लिए अपने से कमा रहा है और अपने घर में इस चीज़ें कर रहा है। लेकिन जो इंसान अपने घर से ऊपर उठ करके पूरे समाज के लिए सोचता है, वो इंसान ही महान है, वो रियल में इंसान है। क्योंकि अपने बारे में तो जानवर भी सोच लेते हैं, लेकिन इंसान की बात हम जब करते हैं तो इंसान को सोशल एनिमल से हमेशा लिया जाता है। वो महान है सर, मतलब वो महान इन द सेंस कि वो अब इंसानों की कैटेगरी में भी नहीं आता।
तो हम मतलब गांधी जी के बाद हम सबसे बड़ी यही कहेंगे कि आज उनको श्रद्धांजलि दें कोई इंसान अपने वैल्यू और से भी उनके इतना बड़ा विचार हो को सकता है। आने वाले जनरेशन जो हमारे बाद जनरेशन आएंगे और जो हम अभी पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हम यही चाहेंगे कि उनकी आइडियाज़ जो हैं उन पे बात करें और उनको जानें, उनकी और रिस्पेक्ट करें, और जो कुछ भी लिमिटेशन हर लोग में होते हैं। आई एक्सेप्ट, गांधी जी में भी लिमिटेशन थी। वी आर सेइंग दैट ही इज़ नॉट आइडलिस्ट, और वो एकदम कहा जाता है कि एक शब्द आता है, एकदम राम नहीं थे और रावण भी नहीं थे, लेकिन उनसे सीखने वाली चीज़ें हैं और हम चाहेंगे कि आप सीखें और हम भी सीखें। तो इसके साथ हम अपने दूसरे न्यूज़ ना कह के सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट अभी सोसाइटी की जो करीब एक हफ्ते से चल रही है वह यूजीसी एक्ट के रिगार्डिंग। यूजीसी एक्ट में इतने जद्दोजहद जो कि काफ़ी सारे जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, जो रियल में एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इस लॉज को पढ़ा, देखा कि इसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं और इसमें बदलाव आने चाहिए, उन्होंने उनका सबसे बड़ा कहें तो आज जीत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया। एक जीत तो हम कह सकते हैं सर, क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं, स्टेटस पे, न्यूज़ पे, हर जगह की फिर से अरावली और मैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन कॉमेडी के तौर पे बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा शायद कहना होगा कि मुझे भी नहीं, लेकिन मैं काफ़ी समय से न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था कि यूजीसी में अंतर क्या है और यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजीसी का कार्य क्या था। यूजीसी पहले से भी एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी। लगता है कि यूजीसी जो है वो अभी वो अपने आप में कानून है, लेकिन यूजीसी नॉर्म अभी आया है, उसके सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस आए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूजीसी और यूसीसी में बहुत बड़ा अंतर है। यूसीसी जो कि आर्टिकल 44 में हमारे डीपीएसपी में है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोग एक समान हैं। लेकिन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि 1950 के आसपास, आप सर्च कर इंटरनेट पे, उसका गठन हुआ था और उसको पावर मिला था कि जो हमारी हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसको रेगुलेट करे, उसको फंडिंग प्रोवाइड करे और उसमें डिग्रीज़ को मेंटेन करे। और सबसे बड़ा एक और चीज़ कि वहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये चीज़ें अब इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ये सब कुछ है कि स्टाफ, नॉन स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, हर एक को वो मेंटेन करती है। और अब हम बात करें कि इस टाइम क्या चल रहा है, तो इस टाइम सबसे बड़ी यही हमारे लिए बड़ी बात है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, उस पर हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा फेथ है, जो हमारा ट्रस्ट है, वो मेनटेन रहे। क्योंकि कितना भी हम पॉलिटिक्स कर लें, कितनी भी उसमें जो स्टॉपेज आ जाती है रह करके हर एक डिसीजन में, वो स्टॉपेज अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों का जो इंटरेस्ट यहाँ पे रखा जा रहा है, जो जुडिशरी तुरंत एक्शन ले रही है, उससे यही साफ साफ पता चलता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो काफ़ी पावरफुल है। और अगर एक जज या हमारी कमेटी चाहे तो बहुत सी चीज़ों में रिफॉर्म तुरंत के तुरंत ला सकती है। मतलब हम हमेशा देखते हैं कि जो बड़ी चीज़ें फेमस हैं, केसेस जो बहुत पॉपुलर है या कंट्रोवर्शियल है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको बहुत जल्दी कहा जाता है स्पीडी जस्टिस या स्पीडी, ऐसा टर्म है, शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल मिलता है, एकदम जल्दी से काम हो जाती है। लेकिन हम जब बात करते हैं कोई ऐसे छोटे छोटे केसेस की, जो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, अननोन है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है, उन सारे लोगों को फिर वही याद आता है कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी जो जस्टिस है, जुडिशरी है, वो काम कर रही है और अच्छे से बेहतर से करे। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर माना जाए कि हमने अरावली हिल्स में भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, स्टूडेंट्स ने किया था, बड़े बड़े लोगों ने किया था, मतलब बेसिकली हर सिटीजन्स ने, हाँ, सू मोटो डिसीजन आ गया तुरंत। और वैसे ही हमने इस पे भी कितना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि द पीपल आर सो एंग्री, नॉट इवन कि जनरल वाले ही, बल्कि EWS कैटेगरी में जो आते हैं, SC ST, हर एक कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही थी। बेसिकली कम्युनिटी बेसिस पे नहीं, लोग कंडेम कर रहे थे कि किसी एक हमारे देश के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और सर ये सबसे एक बड़ी बात आती है ना यहाँ पर कि यहाँ पे लोगों का जो सपोर्ट है, अगर हम चाहें तो क्यों कोई भी एक्ट जो है, जैसे हमने देखा जुडिशरी का, अगर उसमें लोग ना होते तो कुछ भी डिसीजन चेंज नहीं होता, कुछ भी रिफॉर्म नहीं होता, लेकिन लोग हुए एक साथ एकजुट, तो इसमें तुरंत से मतलब कहा ही जाता है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो कि JP नारायण के द्वारा कहा गया कि इंदिरा गांधी कुछ समय कहा गया था कि जल्दी से कुर्सी खाली करो, जनता आई है। मतलब जनता के हाथ में इतना पावर है, कहा जाता है कितने भी बड़े आप रूलर हो, लेकिन एक समय में अगर सिटीजन्स आपके खिलाफ हो गई और इतनी जो आक्रोश इतने समय से, या उतनी जो आपने गलत पॉलिसीज़ या काफ़ी सारे लॉज हुए, तो एक समय के बाद
कोई देश की आर्मी, कोई देश का किसी प्रकार की जनता को रोक नहीं सकती सरकार को गिराने में या सरकार को चेंज करने में। और ये चीज़ें हम अपने आसपास पड़ोस को देख रहे हैं और इससे हमें सीखना है ये कि हम एज अ सिटीजन हमारे पड़ोस के देश के जैसा कार्य ना करें, लेकिन हम गांधी के देश हैं। हमारा देश गांधी का आज 30 जनवरी के दिन हम यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने यूजीसी अरावली के लिए किया कि मतलब उसको नॉन वायलेंट तरीके से मोर्चा निकाला, हड़ताल किए, अलग अलग चीज़ें की, उस प्रकार से हर एक चीज़ों पे हम एक्टिव रहें और पॉलिसीज़ को देखें, समझें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे और अभी इस पर रिसर्च करके, वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अभी 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, जो कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संविधान में बजट प्रकार का कोई चीज़ नहीं है, फाइनेंशियल करके कुछ टर्म है, लेकिन हम बजट उसको कहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उससे पहले हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें दिखाया जाता है कि सरकार ने किस प्रकार से अपने देश के जो बजट है उसको कहाँ खर्च किया, कहाँ हमारा कितने कितने स्कीम्स में क्या हुए, जो भी चीज़ें हुई मनी के बेसिस पे क्या हो, कितने नीड हैं। तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि देश में क्या पैसा का कहाँ खर्च है, वो ये भी बताता है कि इकॉनमी बेसिस पे हमारी देश क्या परफॉर्म कर रही है, हमारे सिटीजन्स कहाँ खर्च कर, अलग अलग बेसिस पे। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी इन सब चीज़ों से मतलब आप भी इन चीज़ों से अटैच रहें और इन चीज़ों को देखें, क्योंकि कॉमन सिटीजन बड़ी बात अभी लोगों का परसेप्शन ये आ रहा है। देखिए, ये परसेप्शन कितने राइट है कितने रॉन्ग है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये बस मानते हैं कि ये सबके दिमाग में रहता है। ये बात गवर्नमेंट तक बिल्कुल जानी चाहिए कि लोग कहते हैं कि अब 7 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है और उसके रिगार्डिंग आपको बजट पास किए जाएंगे, उस कंट्री में काफ़ी अच्छे से आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, ताकि लोग लास्ट मोमेंट पे भी खुश होकर के आपको पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं। तो ये कितना सही है कितना गलत है हमें तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ बजट हर बजट आने के पहले ये जो लेकिन मैं इस पर पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैम लास्टली की कहा जाता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैकलैश ही यही होगा कि देश में जब एक बार इलेक्शन होगी तो जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस आती है या बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आती है, खूबसूरत मतलब अपने आप में बदल देती है चीज़ों को। जैसे हम प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ के टाइम जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ मात्र 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, वो आज तक के इतिहास में बहुत फास्ट है। तो सेम चीज़ें हम देखते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, अलग अलग क्षेत्र में हो रही हैं, तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि एक बार 5 साल में होगा फिर नेता हमारे। तो पहली बात इस पर डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन हो रहा है तभी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन अगर सही बात है अगर आ भी रहे हैं तो फिर वो भी चीज़ें जब खत्म हो मायने रखती है। मायने रखती है। एक होता है ना आदमी बात कर देता है आदर्शवाद कि हाँ एक नेशन में एक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या वो सिलेक्शन के कारण बहुत बड़ा जो पॉलिसी में चेंज आते, जैसे हर कुछ समय पे 2 साल पे एक इलेक्शन होते ही रहता है, तो उसके कारण क्या होता है उस राज्य का वो लाइमलाइट में आता है, उसके इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम्स लाइमलाइट में आते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम इस स्टेज से यही कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट है इस पर डिस्कशन करना, एट लास्ट हम यही कहेंगे। और कल इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे सहयोग समाचार में। धन्यवाद।